Hello everyone, welcome to our channel, and today we are going to discuss the Insight IS Daily Current Affair of 24th of October 2020. The topics that we are going to discuss today, there are 7 topics that are main specific, and today's there is no news that are prelim specific. Okay, and if you are new in our channel, then please do like, comment and subscribe. And let's start our today's discussion with the first news from paper 2, that is GS2 paper, which covers the topic of Parliament and the state legislature, its structure, functioning, conduct of business, power and privilege, and the issues arising out of this. So the news is the Parliament panel मुल्स एक्शन अगेंस्ट अमेजोन. ठीक है, तो यहाँ पे कंटेक्स्ट क्या है, जो जॉइंट कमिटी होती है ऑफ अ पार्लियामेंट इज़ एग्जामिनिंग द ड्राफ्ट ऑफ अ डाटा प्रोटेक्शन बिल. ठीक है, डाटा प्रोटेक्शन बिल जो है उसका जो ड्राफ्ट है इसका एग्जामिनेशन किया जा रहा है जॉइंट पार्लियामेंट जो कमिटी होती है उनके थ्रू. ठीक है, इनिशियली एक कुछ बेसिक आइडिया आपको दे देती हूँ कि जो बिल्स होते हैं, ठीक है, जो इंट्रोड्यूस किए जाते हैं पार्लियामेंट में, तो मेनली वो 4 कैटेगरीज में क्लासीफाई होते हैं. तो सबसे पहला है एक ऑर्डनरी बिल होता है. ठीक है, एक ऑर्डनरी बिल होता है. नेक्स्ट इज़ अ मनी बिल. ठीक है, मनी बिल एक होता है. उसके बाद होता है फाइनेंस बिल एंड द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल. ठीक है, इस तरीके से ये 4 टाइप के बिल को क्लासिफिकेशन किया जाता है. ठीक है, और ये जो 4 बिल है 2 फॉर्म्स में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, कोई भी जो पब्लिक, हम पब्लिक बिल एक होता है और एक होता है प्राइवेट बिल. ठीक है, पब्लिक बिल और प्राइवेट बिल में क्या फ़र्क है कि जो भी मिनिस्टर्स, ठीक है, जो पार्लियामेंट के मिनिस्टर होते हैं, अगर उन्होंने कुछ बिल इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं पब्लिक बिल. और अगर कोई जो मैटर हो, ठीक है, उसको इंट्रोड्यूस किया गया हो बाय द मेंबर ऑफ अ पार्लियामेंट बट अदर देन द मिनिस्टर, उसको हम बोलते हैं प्राइवेट बिल. ठीक है, ये दोनों आप ध्यान में रखना. ठीक है, ये तो बेसिक आइडिया है. और जब बिल्स इंट्रोड्यूस होते हैं पार्लियामेंट में, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता है, उनको काफ़ी सारे जो है स्टेजेस को पार करना पड़ता है. ठीक है, उस स्टेजेस को पार करने के बाद जो होता है बिल फाइनली प्रेसिडेंट के पास जाता है. अगर प्रेसिडेंट ने असेंट दी उस पर, ठीक है, तो उसके बाद ही वो बिल जो होता है वो एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है. ठीक है, तो इन सारे प्रोसीजर में एक जो होता है काफ़ी कम जो बिल है वो कमेटी, जॉइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट के पास जाते हैं. ठीक है, वहाँ पे उसका प्रॉपरली एग्जामिनेशन किया जाता है. ठीक है, ये हो गया एक बेसिक आइडिया. अभी इस कंटेक्स्ट में देखा जाए, इस न्यूज़ के कंटेक्स्ट में, तो जो ड्राफ्ट है डाटा प्रोटेक्शन बिल का, उसको पार्लियामेंट जो कमेटी है, जॉइंट कमेटी है, उसको एग्जामिन करने के लिए रेफर किया है. उसके साथ साथ कुछ कंटेक्स्ट में ऐसा भी पॉइंट्स है कि जो यहाँ पे कुछ कंपनीज़ है, जैसे अमेजोन हो गया, ट्विटर, फेसबुक और गूगल एंड पेटीएम. ठीक है, ऐसे जो कंपनीज़ हैं उनमें ऐसा अभी बोल सकते हैं कि ऐसे जो कंपनीज़ है, कमेटी ने ऐसा फाउंड किया है कि जो डाटा होता है उनके पास, ठीक है, डाटा सिक्योरिटी और प्रोटेक्शन रिलेटेड जो भी मेन कंसर्न अराइज हुआ है इन कंपनीज़ के रिलेटेड, क्योंकि देखा गया है कमेटी के व्यूज़ के अकॉर्डिंग कि वो जो कंपनीज़ है, ये 5-6 जो कंपनीज़ यहाँ पे दी हैं, वो अपने कमर्शियल इंटरेस्ट के लिए जो है डाटा जो होता है यूज़र का वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं. ठीक है, ये अराइज हुआ है कंसर्न बाय द कमिटी पॉइंट ऑफ व्यू. उसके साथ साथ, ठीक है, जो अमेजोन है उन्होंने डिक्लाइन किया टू डिपोज बिफोर द पैनल. ठीक है, तो इसके वजह से, ठीक है, उन्होंने अपने साइड से ऐसे रिव्यू दी है कि जो सब्जेक्ट एक्सपर्ट है वो जो है, ठीक है, जैसे हम पता है अमेजोन एक यूएस बेस्ड कंपनी है. ठीक है, वो इस पैंडेमिक के टाइम पे वो इतना रिस्क रिस्क लेके ट्रैवल नहीं कर पाते हैं, इसलिए उन्होंने डिक्लाइन किया है कि टू डिपोज बिफोर द पैनल. ठीक है, तो इसके वजह से क्या हुआ है, हम बोल सकते हैं अमेज़ॉन का जो रिफ्यूज़ल है वो कहीं ना कहीं जो हमारी पार्लियामेंट्री पैनल है, ठीक है, उसको जो एक प्रिविलेज होता है, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं वो ब्रीच करते हुए हमें दिखाई दिया है. ठीक है, अभी क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं पैनल्स थ्रू, ठीक है, हाउस पैनल थ्रू. ठीक है, क्वेश्चंस आस्क्ड बाय द हाउस पैनल. तो सबसे पहला क्वेश्चन ऐसा है कि डू द सोशल मीडिया जायंट्स ऑब्टेन द कंसेंट ऑफ देयर यूज़र बिफोर देयर डाटा इज शेयर विद अ थर्ड पार्टी. ठीक है, अगर आप कोई साइट पे वर्क कर रहे हो, ठीक है, वहाँ पे अपना आप डाटा देते हो, ठीक है, पर वो जो कंपनी है, ठीक है, जिसकी हम साइट यूज़ कर रहे हैं, तो वो अगर दूसरे थर्ड पर्सन को जब डाटा शेयर करती है, तब आप इनिशियली हमारा जो है कोई पर्सन का आप जो कंसेंट लेते हो क्या, ये एक क्वेश्चन उन्होंने अराइज किया है. सेकेंड उन्होंने क्वेश्चन क्या अराइज किया है, व्हाट इज़ देयर रेवेन्यू मॉडल, मेथड ऑफ paying taxes, advertisers, and the process of choosing target audience to these advertisers
background verification of this user including the process to find out the age of a new user। ठीक है, तो आप कुछ आपके उसके साथ साथ पैनल ने कुछ क्वेश्चंस में और एक अराइज किया है कि आपका मेथड ऑफ पेमेंट क्या है। ठीक है, एडवर्टाइजर जो होते हैं उसका एक प्रोसेस क्या है, बैकग्राउंड वेरिफिकेशन, इस टाइप के जो एक प्राइवेसी रिलेटेड या ठीक है जो भी एक पर्सन न्यू मतलब जो न्यू यूज़र होता है उसका एज फाइंड करने के लिए इस सारे जो प्रोसेस है आप उसका मतलब एक जो डाटा है ठीक है वो आप कहाँ पे रखते हो, मतलब कहाँ मतलब एकदम ये नहीं बोल सकते कि उनकी डायरेक्ट जो मेन डाटा सिस्टम पे ऊपर क्वेश्चन नहीं अराइज हो रहा, पर आपका एक जो क्वेश्चन है ठीक है जो बेसिक क्वेश्चन है रिलेटेड टू द रेवेन्यू मॉडल, इस टाइप के जो क्वेश्चन है वो अराइज कर रहा है बाय द हाउस ऑफ द पैनल। ठीक है, हाउस पैनल से। ठीक है, अभी मैंने यहाँ पे बोला था कि जो डाटा प्रोटेक्शन बिल रिलेटेड ड्राफ्ट जो है एग्जामिन किया जा रहा है तो उसके बारे में देखते हैं। तो ओवरव्यू क्या है, ठीक है, ये डाटा दिया गया था। ठीक है, डाटा प्रोटेक्शन बिल जो है पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल वो 2019 का है। कुछ पॉइंट्स जो है सबसे पहले जानते हैं कि व्हाट इज मीन बाय पर्सनल डाटा। ठीक है, पर्सनल डाटा pertains to the characteristics, trait or the attributes of identity that can be used to identify an individual। ठीक है, तो पर्सनल डाटा इस टाइप का डाटा होता है जो किसी भी एक पर्सन की जो आइडेंटिटी है उसको एक्सप्लोर करता है। ठीक है, ऐसी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हो गया, ट्रेट्स हो गए, या बोल सकते हैं कुछ एट्रीब्यूट्स हो गए जो उस पर्टिकुलर आइडेंटिटी जो है उस पर्सन की बता सकता है, उसको हम बोलते हैं पर्सनल डाटा। ठीक है, सेंसिटिव पर्सनल डाटा क्या है। ठीक है, सेंसिटिव पर्सनल डाटा कुछ फीचर्स इंक्लूड करता है, जैसे डाटा रिलेटेड टू द हेल्थ हो गया, उसकी सेक्सुअल लाइफ हो गया। ठीक है, सेक्सुअल लाइफ, सेक्सुअल ओरिएंटेशन, फिजिकल फाइनेंशियल डाटा एंड अमॉन्ग अदर्स। ठीक है, इन सारे जो फैक्टर्स है वो पर्सनल सेंसिटिव डाटा में इंक्लूडेड है। बाद में क्या है, द पावर टू फर्दर कैटेगराइज पर्सनल डाटा एज अ सेंसिटिव पर्सनल डाटा। ठीक है, ये जो पावर होती है, ठीक है, आप कौन सा डाटा जो है पर्सनलाइज डाटा और कौन सा डाटा सेंसिटिव पर्सनलाइज डाटा आप डिसाइड कर सकते हो, तो वो सारा जो पावर होता है वो लाई करता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर। ठीक है, और वो कंसल्ट किए जाते हैं जो डाटा प्रोटेक्शन अथॉरिटी होती है और जो सेक्टरल रेगुलेटरी कंसर्न अथॉरिटी होती है, उनके कंसल्टेशन के बाद जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर होती है कि वो जो एक डाटा है उसको कैटेगराइज कर सकता है। ठीक है, पर्सनल डाटा में भी प्रोसेस विदाउट ऑब्टेनिंग द कंसेंट ऑफ द इंडिविजुअल ऑन द सर्टन ग्राउंड। ठीक है, अगर जो भी पर्सनल डाटा होता है किसी पर्सन का वो कुछ पर्टिकुलर जो कंडीशंस है, ठीक है, उस कंडीशन में विदाउट कंसेंट जो है हम उस पर्सन का डाटा यूज़ कर सकते हैं या हम ले सकते हैं। तो वो कौन से कंडीशन है, तो सबसे पहला कंडीशन है कि इफ़ रिक्वायर्ड बाय द स्टेट फॉर प्रोवाइडिंग द बेनिफिट टू द इंडिविजुअल। ठीक है, किसी इंडिविजुअल को बेनिफिट मिल रहा हो तो उस कंडीशन में। सेकेंड है फॉर द रीजनेबल पर्पज़। ठीक है, कुछ रीजनेबल पर्पज़ हो, ठीक है, किसी भी एक स्पेसिफाइज्ड जो अथॉरिटी हो उन्होंने बताया हो, जैसे कि फ्रॉड डिटेक्शन, ठीक है, डेप्थ रिकवरी और विसल ब्लोइंग। ठीक है, इस साइड के जो केसेस हो उस टाइम पे भी जो है पर्सनल डाटा हम विदाउट कंसेंट उस इंडिविजुअल का जो है ले सकते हैं, ऑब्टेन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बिल डिफाइन द सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज एज द इंटरमीडियरीज विच इनेबल ऑनलाइन इंटरेक्शन बिटवीन यूजर एंड अलाउ फॉर शेयरिंग ऑफ अ इंफॉर्मेशन। ठीक है, ये न्यू जो बिल है, ठीक है, डाटा प्रोटेक्शन पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल है 2019 का, तो वो एक फीचर्स भी ऐड करते हैं कि उन्होंने जो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज होते हैं उनको ऐसे डिफाइन किया है कि वो ऐसा मतलब ऑनलाइन इंटरेक्शन प्रोवाइड करते हैं बिटवीन यूज़र एंड फॉर अलाउ देम टू शेयर द इंफॉर्मेशन। ठीक है, और जो सोशल इंटरमीडियरीज होते हैं, ठीक है, ऑल सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज विल क्लासीफाई एज अ सिग्निफिकेंट डाटा फ्यूडिशरीज। ठीक है, अभी यहाँ पे दिया है सिग्निफिकेंट डाटा फ्यूडिशरीज। ठीक है, ये क्या होता है, जो डाटा फ्यूडिशरीज होते हैं, ठीक है, फ्यूडिशरीज होते हैं वो ऐसे बोल सकते हैं कि इट इज़ एन एंटिटी और अ इंडिविजुअल, ठीक है, जो डिसाइड करता है द मीन एंड द पर्पज़ फॉर प्रोसेसिंग द पर्सनल डाटा। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं डाटा फ्यूडिटरीज। ठीक है, तो यहाँ पे इस पॉइंट पे क्या दिया है, ऑल द सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज विच आर क्लासीफाई एज अ सिग्निफिकेंट डाटा फ्यूडिटरीज मस्ट प्रोवाइड वॉलेंटरी यूजर वेरिफिकेशन मैकेनिज्म फॉर ऑल द यूजर इन इंडिया। ठीक है, तो ये जो इंटरमीडियरीज होते हैं, ठीक है, जो हैंडल करते हैं, ठीक है, डाटा फ्यूडिटरीज होते हैं, तो उनको जो वॉलेंटरी एक जो वेरिफिकेशन है मैकेनिज्म सारे यूजर्स को है प्रोवाइड करना। ठीक है, इज अकॉर्डिंग टू दिस बिल। और कुछ 2 पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन है, ठीक है, गवर्नमेंट कैन एग्जाम एनी ऑफ दिस एजेंसी फॉर फ्रॉम एनी ऑफ ऑल द प्रोविजंस इन द एक्ट। ठीक है, ये अभी मैं जो बताया था कि डाटा फ्यूडिटरीज वाले जो एंटिटी या इंडिविजुअल्स होते हैं, ठीक है, जो डिसाइड करते हैं, ठीक है, रिलेटेड टू द पर्पज या मीन्स जो होता है रिलेटेड टू द प्रोसेस
प्रोसेसिंग ऑफ अ पर्सनल डाटा। तो उनको कुछ जो एजेंसीज है उनको कुछ एग्जेम्पशन रहता है गवर्नमेंट का, ठीक है। ये जो प्रोविजंस है वो कौन से हैं, ठीक है, सर्टन केसेस में। अभी वो पहला केसेस है कि इन द इंटरेस्ट ऑफ अ सिक्योरिटी ऑफ अ स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, सॉवरेनिटी, integrity of India, friendly relation with the foreign state, and preventing incitement of to commission of any cognizable offence related to the above matter, ठीक है। कोई cognizable offence हो, ठीक है। cognizable offence मतलब क्या होता है, कोई भी सीरियस जो offence होता है, ठीक है। और नॉन cognizable मतलब जो ज़्यादा उतना सीवियर नहीं होता है, ठीक है। उन केसेस में जो होता है जो cognizable offences है उस केस में भी एग्जेम्पशन का ये जो प्रोविज़न है वो रहता है, ठीक है। अभी क्या है, बिल रिमूव द प्रोविजन फॉर मैंडेटरी स्टोरेज ऑफ ऑल पर्सनल डाटा इन द कंट्री, ठीक है। ये जो प्रोविजन इनिशियली था, ठीक है, कि मैंडेटरी जो पर्सनल डाटा होता है हर एक इंडिविजुअल का वो स्टोर करना, ठीक है, उसको मैंडेटरी का जो प्रोविजन था उसको रिमूव कर दिया गया है अकॉर्डिंग टू दिस बिल, ठीक है। हमने देख लिया 2019 का जो बिल है डाटा प्रोटेक्शन रिलेटेड बिल, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ है इंटीग्रिटी पैक्ट इन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो यहाँ पे क्या दिया है, व्हाट इज़ द न्यूज़, तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हैज़ अमेंडेड द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर एंड adoption of a integrity pact in the गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोक्यूटमेंट एक्टिविटी। तो रिसेंटली जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है उन्होंने जो एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर रहता है, उसको अमेंड करके एक न्यू क्या है उन्होंने इंटीग्रेट पैक्ट ऐड किया है। किस केस में, ठीक है, प्रोक्यूटमेंट रिलेटेड जो एक्टिविटी होती है प्रोक्यूटमेंट रिलेटेड उसके यहाँ पे, ठीक है। अभी मैं बताती हूँ, एक ब्रीफ आइडिया दे देती हूँ कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन क्या होता है। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन इज अ एपेक्स विजिलेंस इंस्टीट्यूशन फ्री of control from any executive authority monitoring all vigilance activity under the central government, ठीक है। जो भी विजिलेंस रिलेटेड एक्टिविटीज़ होती है, विजिलेंस मतलब हम बोल सकते हैं केयरफुली किसी पे वॉच रखना, ठीक है, सतर्कता, ठीक है। तो उस टाइप के जो एक्टिविटीज़ हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के, वहाँ उस पर जो है उसका मॉनिटर कराया जाता है। एक एपेक्स जो विजिलेंस इंस्टीट्यूशन है, फ्री टू कंट्रोल फ्रॉम एनी एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी एंड monitor all the vigilance activity under the central government and advising various authorities in the central government organization in planning, execution, reviewing and reforming the vigilance work, ठीक है। इसका फॉर्मेशन अगर देखा जाए तो वो फरवरी 1964 में सेटअप हुई थी। रिकमेंड किया था कमिटी ऑन अ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन, ठीक है, जो हेड की गई थी श्री के संथामन, इन्होंने हेड की थी। 2013 में क्या हुआ, पार्लियामेंट ने इनेक्ट किया सीवीसी, ठीक है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट, और उसके बाद जो है सीवीसी को एक स्टेट्यूटरी जो स्टेटस है वो मिला। अभी इसके बारे में देखा जाए कंट्रोल रिलेटेड, ठीक है, सीवीसी इज़ नॉट कंट्रोल बाय एनी मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट, कोई कंट्रोल नहीं करता है, एक इंडिपेंडेंट बॉडी है जो रिस्पॉन्सिबल होती है डायरेक्टली और ओनली टू द पार्लियामेंट, ठीक है। अभी हमने सेंट्रल विजिलेंस कमीशन देख लिया। तो अभी यहाँ पे न्यूज़ क्या है कि तो उन्होंने अमेंड किया है जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होता है, ठीक है, उसके लिए उन्होंने अभी जो है इंटीग्रेटेड पैकेट किया है इन द प्रोक्यूटमेंट एक्टिविटी, ठीक है। अभी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर बताया जाए तो एक कोई सेट बोल सकते हैं, सेट ऑफ स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन कंपाइल्ड बाय एनी ऑर्गेनाइजेशन टू हेल्प द वर्कर टू कैरी आउट द जो उनका रूटीन ऑपरेशंस होते हैं, मतलब रूटीन जो वर्क्स होते हैं उसको ऑपरेट करने के लिए जो है एक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन जो कंपाइल किया जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन थ्रू, उसको हम बोलते हैं स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ठीक है। अभी यहाँ पे क्या है, ये रिवाइज का जो है, ठीक है, एसओपी का रिवाइज जो है उसको उन्होंने इशू किया था 2017 में ही, ठीक है। एज पर द अमेंडमेंट एसओपी, ठीक है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर में क्या क्या अमेंडमेंट लाए गए हैं। तो सबसे पहला है कि फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ फॉर अपॉइंटमेंट एज इंटीग्रिटी external monitors, the ministry, department or the organization concerned has to be forward a panel of a suitable person to the CVC of those पर्सन हु आर द पैनल मेंटेन बाय द कमीशन, ठीक है। उसी पैनल में से जो मेंटेन करता है, ठीक है, पैनल द पर्सन हु यूज टू मेंटेन द पैनल ऑफ द कमीशन, तो उसी में से जो है अपॉइंटमेंट होगी एक जो इंटीग्रेटेड एक्सटर्नल मॉनिटर करेगा जो मिनिस्ट्री ऑफ द डिपार्टमेंट एंड द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। मैक्सिमम टेन्योर रहेगा इसका 3 साल तक इन एन ऑर्गेनाइजेशन। अभी यहाँ पे जो है अडॉप्ट किया है न्यू वन, ठीक है, इंटीग्रेटिव पैक्ट। इसके बारे में देखा जाए तो ये पैक्ट क्या करेगा, इंश्योर करेगा ट्रांसपेरेंसी, इक्विटी एंड द कॉम्पिटिटिवनेस इन द पब्लिक प्रोक्यूरमेंट, ठीक है। इन पब्लिक
रिक्रूटमेंट के फील्ड में इंश्योर करेगा ट्रांसपेरेंसी, इक्विटी एंड द कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है। डेवलप किया गया था, ठीक, एज अ टूल फॉर प्रिवेंटिंग करप्शन इन द पब्लिक कॉन्ट्रैक्टिंग, ठीक है। जो भी पब्लिक कॉन्ट्रैक्टिंग होते हैं उसमें जो भी करप्शन होता है उसको प्रिवेंट करने के लिए ये जो है इस पैक्ट का जो है स्टार्ट किया गया था। इट इज़ विजिलेंस टूल दैट इन्वेसाइज एन एग्रीमेंट बिटवीन द प्रोस्पेक्टिव वेंडर, बीडर एंड द बायर, ठीक है। जो बीडर होते हैं, वेंडर्स होते हैं, ठीक है, और जो बीडर्स होते हैं, ठीक है, जो ऑक्शंस में, ठीक है, बीडर ऑक्शन रिलेटेड, ठीक है, एंड जो बायर्स होते हैं, ठीक है, ये सारे जो है उनको एक प्रॉपर एक इन्वेसाइज करने के लिए, ठीक है, विजिलेंस टूल है, ठीक है। अब क्या है, committed both the party not to exercise any corrupt influence ऑन एनी एक्सपेक्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो कोई भी करप्शन ना हो इसके लिए जो है एक विजिलेंस टूल है, ठीक है। ये टूल डेवलप किया गया था बाय द ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल थ्रू डेवलप किया गया है, ठीक है। अभी देखते हैं हु आर EMS, ठीक है। जो इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल मॉनिटर्स होते हैं वो क्या होते हैं, जो इस जो इंटीग्रिटी पैक्ट है, ठीक है, वो इन्वेसाइज करता है पैनल ऑफ इंडिपेंडेंट एक्सटर्नल मॉनिटर फॉर ईच ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसके बारे में देखा जाए EVM, ठीक है, सॉरी IEM रिव्यू इंडिपेंडेंटली एंड ऑब्जेक्टिवली वेदर एंड टू व्हाट एक्सटेंट पार्टीज हैव कंपाइल्ड विद अदर ऑब्लिगेशन अंडर द पैक्ट, ठीक है। तो ये रिव्यू करता है, मतलब जितने ये पैक्ट के अंदर जो भी ऑब्लिगेशन है पार्टीज कितने एक्सटेंट तक उसको प्रॉपरली कंपाइल कर रही है, उसको प्रॉपरली होल्ड कर रही है, ठीक है। इस सारा का देखा जाता है, रिवाइज किया जाता है। एंड बाद में है कि दे सबमिट अ रिपोर्ट टू द एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, जो भी एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है उसको रिपोर्ट करते हैं, ठीक है, और डायरेक्टली टू द CVO को देते हैं, या CVC एंड द CVC एंड फाइंड द सीरियस इनरेगुलरिटीज़ जो है उसको भी सॉल्व किया जाता है, ठीक है, उसको फाइंड किया जाता है। और जो है प्रोविजन जो दिया है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट उसके थ्रू जो है उसको एड्रेस किया जाता है, ठीक है। हमने ये नेक्स्ट न्यूज़ देख ली, किसके रिलेटेड थी न्यूज़ कि न्यू इंटीग्रेटिव पैक्ट जो लाया गया है, ठीक है, बाय अमेंडिंग द स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, ठीक है। अब है नेक्स्ट न्यूज़, पाकिस्तान टू रिमेन ऑन FATF ग्रे लिस्ट। तो पाकिस्तान, ठीक है, जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, ठीक है, ये जो FATF है, ठीक है, तो इस बार भी जो पाकिस्तान है टिल 2021 तक जो है वो ग्रे लिस्ट में ही रहेगा, क्योंकि उन्होंने जो FATF के कुछ ऑब्लिगेशंस है, ठीक है, वो फेल हुए हैं उसको फुलफिल करना। तो 6 ऑब्लिगेशंस जो है उसको उन्होंने फुलफिल नहीं किया है। टू द डेट हैज़ बीन मेड प्रोग्रेस अक्रॉस ऑल एक्शन प्लान आइटम and has now largely addressed 21 of 27 एक्शन आइटम, ठीक है। तो एक बैकग्राउंड दे देती हूँ कि इनिशियली क्या FATF क्या है, ठीक है। तो एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, काफ़ी बार हमने पहले भी डिस्कस किया है कि इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंटल बॉडी है, ठीक है, जो इस्टेब्लिश की गई थी 1989 को। इनिशिएटिव था G7 कंट्री का, ठीक है। अगर सेक्रेटरीट देखा जाए वो लोकेटेड करता है एट ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। OECD का जो हेडक्वार्टर है पेरिस में, वहीं पे उसका सेक्रेटरीट है, ठीक है। मेंबर कंट्री देखा जाए तो 39 मेंबर कंट्रीज़ है FATF के, ठीक है, जो रिप्रेजेंट करते हैं मोस्ट फाइनेंशियल सेंटर्स अराउंड द वर्ल्ड, ठीक है। इंक्लूड करते हैं 2 रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम है GCC एंड EC, ठीक है। मैंने इसका फुल फॉर्म नहीं निकाला है, आप एक बार देख लेना, ठीक है, मुझे भी याद नहीं आ रहा है, ठीक है। अगर देखा जाए ये क्या क्या बॉडीज़ क्या वर्क करती है, तो जो फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स होता है, ठीक है, उसमें इनिशियली वो जो वर्क्स देखते हैं, ठीक है, तो उनका मेन क्या होता है, टू कॉम्बैट द मनी लॉन्ड्रिंग रिलेटेड इश्यूज़। एंड 2001 जब एक, ठीक है, इनिशियली तो ये 1989 के टाइम पे फॉर्म हुआ था, पर तब सिर्फ कॉम्बैक्टिंग मनी लॉन्ड्रिंग इशू था। पर 2001 में ना इसको उसमें कुछ एडिशनल प्रोविजन ऐड करके जो टेरर फाइनेंसिंग है, ठीक है, उसको भी ऐड कर दे दिया FATF में, ठीक है, FATF के यहाँ पे, ठीक है। क्या क्या वो जो फीचर्स है उनके, क्या क्या प्रोविजन के पास वो ध्यान देती है, ठीक है। उनके अकॉर्डिंग ना 2 टाइप के लिस्ट होते हैं, ठीक है, एक ब्लैक लिस्ट होता है और एक ग्रे लिस्ट होता है। तो ब्लैक लिस्ट ऐसे कंट्रीज़ होते हैं, कंट्रीज़ नोन एज ए नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज़ और द टेरिटरी। जो कंट्रीज़ नॉन कोऑपरेटिव कंट्रीज़ और टेरिटरीज़ होते हैं वो ब्लैक लिस्ट में डाला जाता है, ठीक है। और वो जो कंट्रीज़ होते हैं मोस्टली सपोर्ट करते हैं टेरर फंडिंग एंड मनी लॉन्ड्रिंग एक्टिविटी। अभी ग्रे लिस्ट क्या होते हैं, कंट्रीज़ दैट आर कंसिडर सेफ हेवन फॉर सपोर्टिंग टेरर फाइनेंसिंग, ठीक है। एक स्वर्ग टाइप होता है जो मोस्ट ऑफ द हम बोल सकते हैं कि वो सपोर्ट करते हैं टेरर फाइनेंसिंग को और मनी लॉन्ड्रिंग को, उनको FATF के ग्रे लिस्ट में डाला जाता है, ठीक है। उनको एक टाइप की वार्निंग दी जाती है, अगर आपने
अपना जो वर्क है, ठीक है, उसको टेरर फंडिंग रिलेटेड हुआ या मनी लॉन्ड्रिंग रिलेटेड, उसको अगर आपने सॉल्व नहीं किया, अगर आपने उसको सपोर्ट करना बंद ही किया, तो आपको एक मतलब इनिशियली ग्रे लिस्ट में डाल के आपको वार्निंग दे रही कि आप ब्लैक लिस्ट में एंटर हो सकते हो। ठीक है, तो ये हमने देख लिया FATF। ठीक है, अभी यहाँ पे जो भी पाकिस्तान, ठीक है, मैंने बोला कि पाकिस्तान अभी 2021 तक तो स्टिल ग्रे लिस्ट में ही रहेगा। तो एक बैकग्राउंड यहाँ पे देती हूँ मैं। ठीक है, बैकग्राउंड देखा जाए तो पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में 2018 में ही डाला गया था, और उसके बाद जो है इस्लामाबाद, ठीक है, पाकिस्तान की जो मेन सिटी है, ठीक है, उनको वहाँ पे बोला था कि जो भी एक्शन प्लान है, ठीक है, जो इस FATF के प्रोविजंस है उसको आप जल्दी इम्प्लीमेंट करें, और जो मेन एक्शंस है रिलेटेड टू द कर्बिंग मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंसिंग उसको इम्प्लीमेंट करें। पर स्टिल जो है उसको प्रॉपरली उन्होंने इम्प्लीमेंट नहीं किया, एंड दस क्या हो गया, उनको फिर से जो है इस लिस्ट में डाल दिया गया। ठीक है, द पॉइंट ऑन विच द पाकिस्तान फेल टू डिलीवर्स इंक्लूड, ठीक है, कौन से पॉइंट वो फुलफिल नहीं कर पाए। तो सबसे पहला है, इट लैक ऑन एक्शन अगेंस्ट द चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन और द नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन लिंक टू द टेरर ग्रुप बैंड बाय द US सिक्योरिटी काउंसिल। ठीक है, तो उनका जो एक्शन है, ठीक है, जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है जो इनिशियली UN सिक्योरिटी काउंसिल ने इनिशियली बैन कर दिया है, उनसे उनका जो है लैक ऑफ एक्शन उसके रिलेटेड उन्होंने ली नहीं। ठीक है, एंड नेक्स्ट इज अ डिले इन प्रोसिक्यूशन ऑफ अ बैन इंडिविजुअल। ठीक है, जो प्रोसिक्यूशन नहीं किया, ठीक है, उसमें डिले किया जो भी बैन इंडिविजुअल है एंड एंटिटीज़ है, जैसे लश्कर तैयबा हो गया, ठीक है, उसके चीफ जो है हाफिज़ सैयद, ठीक है, LET ऑपरेशन चीफ जो है झाकी उर रहमान लखावी, ठीक है, इसके जैसे मोहम्मद, ठीक है, इनके जैसे जो मेन जो इंडिविजुअल्स है, एंटिटीज़ है जिनको बैन किया, ठीक है, बैन इंडिविजुअल्स है, एंटिटीज़ है, उसके रिलेटेड जो प्रोसिक्यूशन है उसको भी डिले किया। ठीक है, इसके वजह से जो हम बोल सकते हैं ये जो फेल्ड पॉइंट है पाकिस्तान के वो दो है। ठीक है, अभी इम्प्लीकेशन क्या होगा ग्रे लिस्ट में, ठीक है, वो कंटिन्यू रहने वाले हैं। तो इसके वजह से क्या हो रहा है, जो मेन जो कंट्रीज़ है, ठीक है, अभी उनको जो फंड मिलता है, काफ़ी सारे फाइनेंशियल एड्स मिलते हैं, जैसे IMF हो गए, जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, IMF, वर्ल्ड बैंक, ABD, ठीक है, एशियन डेवलपमेंट बैंक और यूरोपियन यूनियन, ठीक है, इन सारे से जो फंड मिलता है, ठीक है, फाइनेंशियल एड मिलता है, उसको मिलने में डिफिकल्टी जा सकती है। सेकेंड ऐसा है कि इट विल फर्दर इन्हांस प्रॉब्लम फॉर द नेशन विच इज़ इन अ प्रीक्वियस इकोनॉमिक सिचुएशन। ठीक है, इकोनॉमिक सिचुएशन भी उतनी अच्छी नहीं है, तो उनको इस नेशन को फिर से ज़्यादा कुछ बोल सकते हैं प्रॉब्लम्स अराइज कर सकती है। उसके साथ साथ जो है उनको एक वार्निंग मिली है, तो अगर उन्होंने ठीक नहीं किया, पॉसिबल है कि वो फिर ब्लैक लिस्ट में जा सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये न्यूज़ कवर कर ली। ठीक है, FATF के बारे में तो मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया। ठीक है, यहाँ पे नेक्स्ट न्यूज़ है इंडो नेपाल बॉर्डर इशू। तो रिसेंटली लॉकडाउन के टाइम पे हमें पता ही होगा, मई से, ठीक है, मुझे जितना याद है मई टाइम से ही जो है जब से जो PM है, ठीक है, PM जो है KP शर्मा ओली, ठीक है, उन्होंने जो काला पानी, ठीक है, जो नेपाल बॉर्डर डिस्प्यूट भी काफ़ी टाइप हो रहा था, ठीक है, उन्होंने अपना उनका जो न्यू मैप है वहाँ पे उन्होंने इंडिया के कुछ टेरिटरी को ऐड कर दिया था, इसलिए काफ़ी जो कंट्रोवर्सी काफ़ी टाइम से चल रही है। आई थिंक मई जो है मई मंथ से ही काफ़ी कंट्रोवर्सी चल रही थी। ठीक है, अभी इस बार न्यूज़ में क्या आया है कि जो फ्यू मंथ जो डिस्प्यूट चल रहा था इंडिया, ठीक है, जो काला पानी रिलेटेड इशू में, तो इस बार जो प्राइम मिनिस्टर है वहाँ के, ठीक है, नेपाल के, तो उन्होंने इस बार इंडिकेट किया है, ठीक है, दे हैव रिसेंटली इंडिकेट अ सॉफ्टर लाइन व्हेन ही यूज द ओल्ड मैप ऑफ नेपाल टू ग्रीट एवरीवन ऑन द फेस्टिवल ऑफ अ विजयदशमी। ठीक है, विजयदशमी का फेस्टिवल, ठीक है, कल ही था, तो उसके बिहाफ में उन्होंने अभी उनका जो ओल्ड मैप था, ठीक है, उसको यूज़ किया है। ठीक है, एज़ पर द उनका ओल्ड मैप जो है वो नहीं दिखाता है जो काला पानी है, ठीक है, लिपू लेक हुआ या लिम्परा दुर्वा हो गया, ठीक है, ये जो रीज़न है विच वॉज द पार्ट ऑफ अ इंडियन पित्तौरगढ़ डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, मैं अभी बता देती हूँ आपको इशू क्या था। ठीक है, तो उन्होंने इस बार बहुत अच्छा किया, मतलब एक सॉफ्ट लाइन दिखाई दे रही है कि उन्होंने उनका ओल्ड मैप यूज़ किया, जो नहीं कि वो न्यू मैप जहाँ पे उन्होंने कुछ जो टेरिटरीज पार्ट्स है, ठीक है, कौन से पार्ट, ये 2-3 पार्ट्स है, उसको उनके टेरिटरी में इंक्लूड किया था, वहाँ पे उनके मैप में दिखाया था। ठीक है, इस बार उन्होंने यहाँ पे उन्होंने जब ग्रीट कर रहे थे फेस्टिवल में, ठीक है, विजयदशमी के, उन्होंने उस टाइम ओल्ड मैप यूज़ किया है। ठीक है, अभी इशू क्या है, ठीक है, इशू ऐसा है कि जो काला पानी इज़ शोन एज अ पार्ट ऑफ अ नेपाली सॉवरिन टेरिटरी इन द न्यू मैप। न्यू मैप में उन्होंने काला पानी जो है उनको उनका पार्ट है ऐसा उन्होंने दिखाया। ठीक है, अनवेल हुई थी, मतलब उन्होंने पब्लिकली डिक्लेयर किया था मई 20 को। ठीक है, एंड मेड पार्ट ऑफ अ
इंसिंगना, ठीक है, ये उनकी प्लेस है, ठीक है, वहाँ पे उसका पार्ट बना के काला पानी उसका पार्ट है, ऐसे उन्होंने उनके न्यू मैप में दिखाया था। ठीक है, अभी काला पानी की अगर लोकेशन दिखाना चाहोगे तो क्या है, काला पानी लोकेट करता है ईस्टर्न मोस्ट कॉर्नर ऑफ उत्तराखंड पिथौरगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, शेयर करता है बॉर्डर टू द नॉर्थ विद द टिबेटियन ऑटोनॉमस रीजन ऑफ चाइना एंड नेपाल इन द ईस्ट एंड द साउथ एंड इट इज वेज बिटवीन द लिम्पुरादुहा लिपुलेक एंड काला पानी। ठीक है, मैं अभी यहाँ पे एक मैप दिखा देती हूँ, ये लाइन से उतना समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, जूम नहीं हो रहा पर आप देखो कि ये जो डिस्प्यूटेड एरिया, ठीक है, ये इंडिया का ये है बॉर्डर एंड यहाँ पे नेपाल का है और यहाँ पे जो है चाइना का है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे जो ब्लू मार्क से दिखाई दे रहा है ये डिस्प्यूटेड एरिया, यहाँ पे काला पानी हो गया, लिपुलेक पास हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे काली रिवर भी फ्लो होती है। ठीक है, जो काली रिवर है उसके रिलेटेड भी जो है डिस्प्यूट अराइज हुआ था। ठीक है, अब क्या है, नेक्स्ट न्यूज़ में चलते हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट न्यूज़ किस पे दी है कि हाउ एंड अंडर व्हाट सर्कमटेंसेस कैन द गवर्नमेंट इम्पोज स्टॉक लिमिट। ठीक है, अभी GS3 की न्यूज़ है, कवर कौन सा टॉपिक कर रही है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ठीक है, PDS सिस्टम ऑब्जेक्टिव फंक्शनिंग, लिमिटेशन, रिवैपिंग, इशूइंग ऑफ अ बफर स्टॉक एंड फूड सिक्योरिटी, टेक्नोलॉजी मिशन, इकोनॉमी ऑफ अ एनिमल जियरिंग। ठीक है, ये टॉपिक को कवर करिए। ये यहाँ पे एक न्यूज़ दिया है कि किस कंडीशन में, कौन से सर्कमटेंसेस में गवर्नमेंट जो स्टॉक लिमिट है उसको इम्पोज कर सकती है। तो ये कंटेक्स्ट किस पे आया है, रिसेंटली हम जानते हैं कि जो ओनियन है, ठीक है, कांदा है, उसकी जो प्राइस है, रिटेल प्राइस, वो नियरली 100 रुपीज़ पर ग्राम कुछ सिटीज़ में इंक्रीज हो रही है, जिसके वजह से गवर्नमेंट हैज़ इवोक प्रोविजन ऑन अ इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 2020। ठीक है, जो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट है 2020 का, उसको कुछ प्रोविज़न को इवोक किया है। ठीक है, एंड इम्पोज अ ओनियन स्टॉक लिमिट, और ओनियन की स्टॉक लिमिट लगाई है, मतलब इतना स्टॉक लिमिट मतलब कुछ जो है इतने kg तक ही आप जो है, या इतने टन तक ही आप जो है पर्टिकुलर मार्केट में रख सकते हो, उससे ज़्यादा आप जो है उतना कमोडिटी आपके यहाँ पे नहीं रहेंगी। तो इस जो एक्ट है इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 2020 को, इसके प्रोविज़न थ्रू उन्होंने ओनियन पे स्टॉक लिमिट लगाई है। कितनी लिमिट लगाई है, लिमिट है कि 25 मेट्रिक टन जो है होलसेलर के पास रह सकता है और 2 मेट्रिक टन जो है वो रिटेलर अपने पास रख सकता है। स्टॉक लिमिट विल कम इनटू इफेक्ट इमीडिएटली, विल कंटिन्यू अंटिल December 31। ठीक है, तो इमीडिएट मतलब ये अभी से स्टार्ट हो जाएगा और दिसंबर तक है, 31 तक वहाँ पे रहेगा। ठीक है, इज अबाउट द इसेंशियल कमोडिटी अमेंडमेंट लॉ के बारे में बताना चाहूँगी कि इट अलाउ इज टू रेगुलेट पेरिशेबल कमोडिटी इन एन एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सिचुएशन ऑफ अ प्राइस राइज। ठीक है, तो ये जो है ये अलाउ करता है कि हम रेगुलेट कर सकते हैं जो पेरिशेबल कमोडिटीज़ होते हैं। ठीक है, पेरिशेबल कमोडिटीज़ मतलब हम ज़्यादा टाइम तक उसको प्रिजर्व नहीं कर सकते, इस टाइप के जो कमोडिटीज़ हैं उस पर अगर कुछ मतलब उनके प्राइस जब राइज होते हैं, ऐसे टाइप की जब एक्स्ट्रा ऑर्डनरी सिचुएशन रहती है, तो उसके जो प्राइजेस है या उसकी जो स्टॉक लिमिट है उस पर हम कुछ ना कुछ रेस्ट्रिक्शन या उसको कुछ रेगुलेशन कर सकते हैं इस एक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है, यहाँ पे और एक कुछ प्रोविज़न दिया है कि अंडर प्रोविजन ऑफ दिस लॉ एनी एक्शन ऑन इम्पोजिंग स्टॉक लिमिट विल बी बेस्ड ऑन द प्राइस राइज। ठीक है, प्राइस राइज के अकॉर्डिंगली स्टॉक लिमिट का जो प्रोविजन है वो इम्प्लीमेंट होगा। ठीक है, एंड ऑर्डर फॉर रेगुलेटिंग स्टॉक लिमिट में बी इशू ओनली इफ देयर इज 100% इंक्रीज इन रिटेल प्राइस ऑफ अ हॉर्टिकल्चर प्रोडक्ट। ठीक है, अभी कब जो है स्टॉक लिमिट को हम रेगुलेट कर सकते हैं, यहाँ पे केसेस दिए हैं जब 100% इंक्रीज हुआ रिटेल प्राइस में। ठीक है, हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस का, ठीक है, हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस का, और हम बोल सकते हैं कि जब 50% इंक्रीज होता है प्राइस में ऑफ अ नॉन पेरिशेबल एग्रीकल्चर फूड स्टॉक, इन सारे केसेस में हम जो है स्टॉक लिमिट लगा सकते हैं, उसका रेगुलेशन कर सकते हैं। उसके साथ साथ ओवर द प्राइस प्रिवेलिंग इमीडिएटली प्रिसाइडिंग 12 मंथ और द एवरेज रिटेल प्राइस फॉर द लास्ट 5 मंथ विच वेयर इज़ द लोवेस्ट। ठीक है, तो जो एक बेस लिया जाता है, अगर 12 ईयर का प्रिसाइडिंग ये लिया जाता है, इमीडिएटली द प्रिसाइडिंग 12 मंथ, और जो लास्ट 5 ईयर का कंसिडर करके जो एवरेज रिटेल प्राइस है उसको लेके, ठीक है, इनमें से जो भी लोअर होता है उसके अकॉर्डिंग जो है स्टॉक लिमिट लगाई जाती है। व्हाट आर द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमटेंसेस। ठीक है, मैंने बोला कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमटेंसेस जब आते हैं तब वो स्टॉक लिमिट लगाई जाती है। अभी कौन से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमटेंसेस, वो है किसी टाइप का वॉर हुआ, फेमिन हुआ किसी रीजन में, या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्राइस राइज हुआ ड्यू टू द
वेरियस रीज़न, ठीक है। अभी कुछ एक्स्ट्रॉर्डनरी प्राइस राइज होते हैं काफ़ी, ठीक है। अभी अगर कुछ नेचुरल कैलेमिटीज़ हैं, वो भी फैक्टर्स जो है एक्स्ट्रॉर्डनरी सर्कमस्टेंसेस में आते हैं। अब क्या है, एग्जाम्पशन है कुछ इस एक्ट में या उस लॉ में, तो है एग्जाम्पशन फ्रॉम द स्टॉक होल्डिंग लिमिट विल बी प्रोड्यूस टू प्रोड्यूसर and value chain participant for of any agriculture produce and the order related to the PDS, ठीक है। तो एक स्टॉक होल्डिंग लिमिट भी का एग्जाम्पशन दिया गया है इस न्यू ये जो प्रोविजन है ये जो एक्ट है, ठीक है, इसेंशियल कमोडिटी एक्ट 2020 का यहाँ पे। अब क्या है, नेक्स्ट न्यूज़ है कि प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड के रिलेटेड न्यूज़ है। तो इंटरनेशनल स्नो लेपर्ड डे, ठीक है, वो ऑब्जर्व किया गया ऑन 23 और अक्टूबर, ठीक है। और ये जो डे है, ठीक है, ये अडॉप्ट किया गया था, मतलब इसको जब से हम स्टार्ट किया, ठीक है, सेलिब्रेट करना, तो वो अडॉप्ट किया था ऑन द बिश्केश डिक्लेरेशन, ठीक है, जो 12 कंट्रीज टू ऑब्जर्व द कंजर्वेशन ऑफ अ स्नो लेपर्ड, ठीक है। यहाँ पे एक दिया है कि हिमालय संरक्षक, ठीक है, ऑन दिस डे ऑफ दिस ईयर ऑन दिस डे दिस ईयर इंडियन गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च अ कम्युनिटी वॉलंटियर प्रोग्राम हिमालय संरक्षक टू प्रोटेक्ट अ स्नो लेपर्ड, ठीक है। ये इंटरनेशनल जो डे है स्नो लेपर्ड का, ठीक है, तो उसके बिहाफ में इस साल जो है हमारी जो गवर्नमेंट है उन्होंने ये जो प्रोग्राम है स्नो लेपर्ड को प्रोटेक्ट करने के लिए लॉन्च किया है, ठीक है। स्नो लेपर्ड कंजर्वेशन रिलेटेड इंडिया में देखा जाए तो इंडिया ने उसको कंजर्व करने के लिए, स्नो लेपर्ड को कंजर्व करने के लिए एक प्रोजेक्ट उन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है, वो है प्रोजेक्ट स्नो लेपर्ड, ठीक है, PSL। नेक्स्ट है कि इंडिया इज़ ऑल्सो द पार्ट ऑफ अ ग्लोबल स्नो लेपर्ड, इंडिया ग्लोबल स्नो लेपर्ड का भी एक पार्ट रहा है। उसके साथ साथ इकोनॉमिक प्रोटेक्शन जो है इकोसिस्टम प्रोटेक्शन प्रोग्राम का भी पार्ट रहा है सिंस 2013। उसके साथ साथ यहाँ पे है फॉर कंजर्वेशन ऑफ लेपर्ड इंडिया ने आइडेंटिफाई किया है 3 लैंडस्केप, ठीक है। मेनली कौन से लैंडस्केप है, हिमिसिटी अक्रॉस लद्दाख एंड हिमाचल प्रदेश, नंदा देवी गंगोत्री इन उत्तराखंड, कांचनगंगा तवांग अक्रॉस सिक्किम एंड अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। ये 3 लैंडस्केप को आइडेंटिफाई किया है मेनली, ठीक है, फॉर द कंजर्वेशन ऑफ द स्नो लेपर्ड, ठीक है। अभी ये प्रोजेक्ट जो स्नो लेपर्ड है वो लॉन्च हुआ था 2009 में, ठीक है, तो प्रमोट करता है एन इंक्लूसिव एंड पार्टिसिपेशनरी अप्रोच टू कंजर्व अ स्नो लेपर्ड एंड देयर हैबिटेट। अभी स्नो लेपर्ड के बारे में और कुछ न्यूज़ है कि स्नो लेपर्ड इज़ इन द लिस्ट ऑफ अ 21 क्रिटिकल इंडेंजर्ड स्पीशीज़, ठीक है। जो 21 इंडेंजर्ड स्पीशीज़ है उसके भी लिस्ट में स्नो लेपर्ड है फॉर द रिकवरी प्रोग्राम ऑफ अ मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड अ फॉरेस्ट एंड द क्लाइमेट चेंज, ठीक है। ये देख लिया हमने न्यूज़। अब क्या है, नेक्स्ट है इंडिया लॉन्च अ फ्लैश फ्लड गाइडेंस सर्विस फॉर अ साउथ एशिया, ठीक है। डिजास्टर मैनेजमेंट का पार्ट आता है GS3 पेपर से, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, इंडिया ने एक न्यू जो है एक फ्लैश फ्लड रिलेटेड जो है गाइडेंस है सर्विस उसको लॉन्च किया है, ठीक है, फॉर अ साउथ एशिया, ठीक है। बस इंडिया के लिए नहीं, पूरे साउथ एशियन रीजन के लिए, ठीक है। मैं पहले बता देती हूँ कि फ्लैश फ्लड होता क्या है। तो फ्लैश फ्लड दे आर द हाईली लोकलाइज इवेंट ऑफ अ शॉर्ट ड्यूरेशन with a very high peak and usually have less than 6 hours between the occurrence of a rainfall and a peak flood, ठीक है। तो ऐसा एक फिनोमिना है, वो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन में होता है और उसकी जो और मतलब कम पीरियड में आके एक बहुत बड़ा जो इम्पैक्ट दे देता है, ठीक है। हाईएस्ट पीक तक वो क्रीज करता है। देखा जाए तो 6 घंटे से भी कम टाइम में रेनफॉल भी ऑकर होता है और जो है फ्लड भी है उतने ही पीरियड स्पैन में जो है आ जाती है, उसको हम बोलते हैं फ्लैश फ्लड, ठीक है। फ्लैश लाइट जैसा होता है, डायरेक्टली जस्ट बटन दबाए और वो ब्लिंक हो जाता है, उसी तरीके से जो है फ्लड जो है बहुत इंस्टेंटली आ जाता है, ठीक है। रेनफॉल भी उतने इंस्टेंट आता है और फ्लड भी जो है इंस्टेंटली आ जाता है, उसको हम बोलते हैं फ्लैश फ्लड, ठीक है। अब यहाँ पे न्यूज़ क्या है, तो रिसेंटली मैंने जैसे बताया कि इंडिया ने गाइडेंस जो सर्विस है वो लॉन्च की है रिलेटेड टू द फ्लैश फ्लड, ठीक है। अभी साउथ एशियन कंट्रीज कौन से उनके लिए, तो बांग्लादेश, भूटान, नेपाल एंड श्रीलंका इंक्लूड करता है, ठीक है। अंडर दिस IMD विल इशू इम्पैक्ट बेस्ड फोरकास्टिंग at a watershed and also the city level of a flood which are very sudden and the short duration, ठीक है। तो IMD है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है, वो सारा फोरकास्टिंग रिलेटेड हुआ, ठीक है, ऑन द जो वाटरशेड रीजन्स हो गए, ठीक है, या जो भी रीजन्स है जहाँ पे शॉर्ट ड्यूरेशन में काफ़ी सारा फ्लड आता है, इन सारे का जो एक फोरकास्टिंग रिलेटेड जो मैटर है वो IMD थ्रू देखा जाएगा, ठीक है।
अबाउट द फ्लैश फ्लड गाइडेंस, ठीक है, फ्लैश फ्लड गाइडेंस रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दी है कि एक रोबस्ट सिस्टम है, डिज़ाइन किया है IMD थ्रू, दैट इज़ इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट थ्रू, किसके लिए, टू प्रोवाइड अ नेसेसरी प्रोडक्ट इन द रियल टाइम टू सपोर्ट द डेवलपमेंट ऑफ अ वार्निंग ऑफ अ फ्लैश फ्लड, ठीक है, जो फ्लैश फ्लड की जो वार्निंग है रियल टाइम, ठीक है, उसका जो डाटा है, ठीक है, उन सारा को जो है उसको नेसेसरीली प्रॉपरली इम्प्लीमेंट करने के लिए, ठीक है, जो भी मेथड्स होते हैं, जो भी हम एक्शंस ले सकते हैं, ठीक है, अबाउट 6 to 4 आवर इन एडवांस एट द वाटर शेड लेवल, ठीक है, वाटर शेड लेवल में 6 to 4 आवर एडवांस में उनको इन्फॉर्मेशन देना, उसके साथ साथ विद द रिजोल्यूशन ऑफ 4 किलोमीटर इंटू 4 किलोमीटर ऑफ अ फ्लैश फ्लड प्रोन एरिया, प्रोन जो है मतलब इतने किलोमीटर के अंदर में के जो भी रीजन्स है उनको भी जो है इंफॉर्मेशन दे देना, ठीक है, इंडिया, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश एंड श्रीलंका, इस तरीके से ये गाइडलाइन है। वाई आई एम डी यहाँ पे दिया है कि रिकग्नाइजिंग द फ्लैश फ्लड हैज़ पर्टिकुलरली डिटोरेट्स इम्पैक्ट ऑन अ लाइफ एंड प्रॉपर्टीज ऑफ अ अफेक्टेड पॉपुलेशन। द 15 WMO कांग्रेस हैज़ अप्रूव्ड द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ अ फ्लैश फ्लड गाइडेंस सिस्टम प्रोजेक्ट विद अ ग्लोबल कवरेज, ठीक है, जैसे हम जानते हैं कि फ्लैश फ्लड के बारे में उसको प्रॉपरली रिकग्नाइज नहीं करने की वजह से वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलेशन को इम्पैक्ट करता है, ठीक है, लाइफ्स को, ठीक है, प्रॉपर्टी का भी डिस्ट्रॉय होता है, उसके साथ साथ काफ़ी सारे ह्यूमन लाइफ्स की भी जो है दिखाई देती है, ठीक है, लॉस हो जाती है। इसके वजह से जो 15th WMO, ठीक है, जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का कांग्रेस है, ठीक है, उन्होंने डिक्लेयर किया कि जो फ्लैश फ्लड गाइडलाइन सिस्टम का प्रोजेक्ट है वो ग्लोबली कवरेज, ठीक है, उसको ग्लोबली जो है उसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, ठीक है। इट वाज डेवलप्ड बाय द WMO कमीशन बाय फॉर हाइड्रोलॉजी जॉइन विद सम अदर्स, ठीक है। Further, WMO has entrusted India with the responsibility of a regional center of a South Asia flash flood guidance system for coordination, development and implementation, ठीक है, साउथ एशियन रीजन में इंडिया को उन्होंने जो है एक जो है मेन इंटरेस्ट बनाया है, ठीक है, जिनके थ्रू जो भी गाइडेंस है, ठीक है, वो दिया जाएगा फॉर कोऑर्डिनेशन, डेवलपमेंट एंड इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है। फ्लैश फ्लड क्या था मैंने अभी बता दिया। इस तरीके से हमारी ये जो न्यूज़ है कि इंडिया लॉन्च ऑफ फ्लैश फ्लड गाइडेंस सर्विसेज फॉर साउथ एशिया वो ख़त्म हो गई। एंड इन दिस वे वी कंक्लूड आवर टुडे सेक्शन। हैव अ नाइस डे। थैंक यू।